अच्छे खाते पीते घर में हुई थी। उसके पिता ने उसे शादी में 50 तोले सोने के जेवर दिए थे। गृह फिर भी इसके अगले दिन सास विमला जी स्नेहा के कमरे में आई। उनके हाथ में एक गिलास का दूध और चेहरे पर दुनिया भर की ममता थी। विमला जी बोली, अरे मेरी लाडो, तू अभी तक जगी है? देख, जमाना बहुत खराब है। घर में नौकर चाकर आते रहते हैं, तो इतनी भारी जेवर कपड़े मत रख। ला, ये सारा सोना मुझे दे दे, मैं इसे बैंक के लॉकर में रखवा देती हूँ। जब तुझे पहनना हो मांग लेना। बहू की चीजें तो सास की जिम्मेदारी होती है। स्नेहा बहुत सोई थी। उसे लगा कि सासू माँ उसकी भलाई सोच रही है। उसने बिना कुछ सोचे अपना सारा पुश्तैनी, सोना, हार, कंगन, झुमके सब विमला जी के खातों में सौंप दिया। स्नेहा के पति मोहित ने भी कहा, हाँ स्नेहा मम्मी ठीक कह रही है, उनके पास लोकर की चाबी रहती है, सेफ रहेगा। 6 महीने बीत गए। जब भी स्नेहा किसी किटी पार्टी में जाने के लिए जेवर मांगती, विमला जी कोई ना कोई बहाना बना देती। अरे बहू, चाबी तो तेरे ससुर जी ले गए हैं। स्नेहा को मजबूरन आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनकर काम चलाना पड़ता। इसी तरह कुछ महीने और बीते थे कि एक दिन स्नेहा की ननद सालनी 2 दिन के लिए मायके रहने आई। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन स्नेहा ने नोट किया कि उसकी सास विमला जी और सालनी के बीच कुछ ज्यादा ही फुसफुसाहट और इशारों में बातें हो रही थी। जिस दिन सालनी वापस आने ससुराल जा रही थी, विमला जी उसे छोड़ने कार तक आई। स्नेहा ने उनके पीछे पीछे सालनी का बैग लेकर जा आ रही थी। जैसे सालनी कार में बैठने लगी, उसने अपनी माँ को गले लगाया। उसी वक्त सालनी की साड़ी का पल्लू हाथ से सरक गया और उसकी कलाई पर पहने हुए सोने के कंगन चमक उठे। स्नेहा के कदम वहीं रुके। उसकी आंखों में उस कंगन को तुरंत पहचान लिया। ये कोई आम कंगन नहीं थे। उस पर मोर की एक खास नक्काशी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्नेहा के पिता ने शादी में दिए कंगन पर करवाई थी। स्नेहा से रहा नहीं गया। उसे तुरंत टोक दिया, अरे दीदी, ये कंगन, ये तो बिल्कुल मेरे कंगन जैसे हैं जो पापा ने दिए थे, वही मोर वाला डिजाइन। साल सर पका गई। उसने जल्दी से अपना पल्लू ठीक किया और कलाई छुपा ली। उसकी चोरी पकड़ी गई। उसके चेहरे पर पसीना आ गया, लेकिन इससे पहले कि साल ने कुछ बोलती, विमला जी तुरंत बीच में कूद पड़ी। विमला जी ने बड़ी सफाई से झूठ बोला, अरे पगली, तुझे अपनी चीजों का इतना गुमान है? अरे कि दुनिया के हर गहने में तुझे अपना ही डिजाइन दिखता है। सालनी को यह डिजाइन बहुत पसंद आया था। मैंने पिछले महीने अपनी पुरानी चैन तुड़वाकर बिल्कुल वैसे ही कंगन इसके लिए बनवा दिए थे। अब क्या अपनी ननंद भाभी की नकल भी नहीं कर सकती? सालनी ने भी राहत की सांस ली और अकलाते बोली, हाँ हाँ भाभी, मम्मी ने बनवाया है मेरे लिए। आजकल तो ये डिजाइन बहुत कॉमन है। स्नेहा चुप हो गई, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसे शायद लगा था कि उस कंगन के अंदर एक छोटा सा निशान था जो बचपन में उसे एक गलती से लग गया था, लेकिन वो इतनी दूर से वो उस निशान नहीं देख पा रही थी। रात को स्नेहा ने मोहित से कहा, मोहित, मुझे पक्का यकीन है वो मेरा ही कंगन था। मम्मी जी ने झूठ बोला। आप प्लीज एक बार लॉकर से मेरा सामान मंगवा कर चेक कर लीजिए। मोहित ने झुलाते हुए कहा, स्नेहा तुम फिर शुरू हो गई। मम्मी ने कहा है ना कि उन्होंने बनवाया है। तुम छोटी छोटी बातों पर बतंगड़ मत बनाया करो यार। अगर दीदी ने वैसे ही पहन लिया तो क्या पहाड़ टूट गया? सो जाओ अब। स्नेहा उस वक्त चुप हो गई, लेकिन उसके दिमाग में शक का कीड़ा रेंगने लगा था। कुछ दिन और बीते, शक गहराता गया और फिर एक दिन स्नेहा को अपनी ननद सालनी की फेसबुक फोटो किसी शादी की थी। उसमें सालनी ने वही हार पहन रखा था जो स्नेहा के पिता ने उसे दिया था। इस बार मामला सिर्फ डिजाइन का नहीं था। स्नेहा का माथा ठनका। उसने फोटो जूम करके देखी। हार के पैंडेट में एक लाल रंग का नग लगा था जो हल्का सा टेढ़ा था। ये मैन्युफैक्चरिंग कमी सिर्फ स्नेहा के हार में था। उसने तुरंत मोहित को दिखाया, मोहित अब देखिए, ये मेरा हार है ना? उस दिन कंगन भी मेरा ही था और आज ये हार भी देखिए, वो लाल रंग, ये मेरे हार में भी टेढ़ा था। मोहित ने फिर लापरवाही से फोन देखा और कहा, अरे नहीं स्नेहा, तुम बहुत वहमी हो गई हो। आजकल मशीन से बनने वाले गहनों में एक जैसी कमियां भी तो हो सकती हैं। दीदी ने भी वैसे ही बनवाया होगा। तुम खामखा मम्मी और दीदी पर शक मत करो, वो हमारे घर के बड़े हैं, चोरी थोड़ी करेंगे। मोहित के इस अंधविश्वास ने स्नेहा को समझा दिया कि सीधे बोलने से काम नहीं चलेगा, उसे सबूत चाहिए, और वो भी ठोस सबूत। अगले दिन शाम का समय था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन घर के अंदर का माहौल शांत था। ड्राइंग रूम में तीनों मोहित, स्नेहा और विमला जी बैठकर शाम की चाय पी रहे थे। विमला जी बड़े आराम से सोए पर पैर पसार कर अपनी पसंदीदा बिस्कुट चाय में डुबो डुबो कर खा रही थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगले पल उनकी शांति भंग होने वाली है। स्नेहा ने अपनी चाय का कप टेबल पर रखा और चेहरे पर एक बनावटी उत्साह लाते हुए बोली, मोहित सुनिए, आज मैंने बहुत जबरदस्त स्कीम देखी है। आजकल बैंक वाले घर बैठे सोने पर लोन दे रहे हैं, और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? मोहित ने अखबार से नजर हटाई। क्या? स्नेहा ने अपनी सास की तरफ
कनखियों से देखा और फिर मोहित से बोली, अगर हम उस सोने के बदले लोन ले लें और उस पैसे को आपकी नई ऑफिस स्पेस की बुकिंग में लगा दें तो सोचो कितना फायदा होगा। सोना तो लोकर में पड़ा पड़ा धूल ही खा रहा है, क्यों ना उसे काम पर लगाया जाए। बस हमें बैंक के वैल्यूअर को घर बुलाकर सोने की कीमत चेक करवानी है। ये सुनते ही विमला जी के हाथ में पकड़ा चाय का कप जोर से हिल गया। चाय छलक कर उनकी महंगी साड़ी पर गिर गई। हाय राम! विमला जी हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। उनका चेहरा ऐसे सफेद पड़ गया जैसे किसी ने नस काट दी हो। विमला जी बोली, वो भी हकलाते हुए, अरे लोन? तू पागल हो गई है क्या बहू? घर की लक्ष्मी घर के जेवर को कोई गिरवी रखता है क्या? ये तो अपशकुन होता है। हमारे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। इस रानी ने तुरंत बात संभाली बहुत ही मासूमियत से। अरे नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। हम सोना बेच नहीं रहे हैं और ना ही उसे बैंक में ले जा रहे हैं। बस एक वैल्यूएशन करवानी है। मतलब सिर्फ ये चेक कराना है कि आज के मार्केट रेट के हिसाब से हमारे पास कितना माल है। अगर हमारे पास सच में 50 तोला सोना है तो हमें इतना बड़ा अमाउंट मिलेगा कि मोहित का अपना ऑफिस हो जाएगा। अपना ऑफिस? सब सुनते ही मोहित की आंखों में चमक आ गई। उसे विमला जी को घबराहट नहीं, अपना फायदा दिखा। मोहित बोला खुश होकर, माँ स्नेहा बिल्कुल सही कह रही है, इसमें बुराई क्या है? सोना तो घर में ही रहेगा, बस कागज पर साइन करने हैं। मुझे पिछले 6 महीने से फंड्स की जरूरत थी। स्नेहा, ये तो तुमने एक कमाल का आइडिया दिया है यार। विमला जी के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उन्हें अपनी पोल खुलती हुई साफ दिखाई दे रही थी। अगर वो नकली सोना बाहर आया तो बेटा उन्हें घर से निकाल देगा। उन्होंने तुरंत बहाने बनाने शुरू किए। विमला जी बोली, अपना माथा पकड़कर नाटक करते हुए, अरे बेटा पर आज नहीं, आज मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। मेरा तो बहुत जी घबरा रहा है। और वो लोकर की चाबी, हाँ चाबी, वो तो मुझे मिल ही नहीं रही है। शायद मैं कहीं रख कर भूल गई हूँ। हम ये सब बाद में करेंगे, अगले महीने। बिमला जी ने सोचा कि टाल मटोल करेंगी और बाद में बाजार से असली जैसा दिखने वाला नकली सोना लाकर रख देंगी। लेकिन स्नेहा ने उनका बचने का हर रास्ता बंद कर दिया था। स्नेहा ने अपनी कलाई घड़ी देखी और शांत आवाज से बोली, मम्मी जी अब तो बहुत देर हो गई है। मैंने बैंक वालों को सुबह ही फोन कर दिया था। वो लोग बस 10 मिनट में पहुंचते ही होंगे। और रही बात चाबी की, स्नेहा ने टेबल के नीचे से एक चाबी का गुच्छा उठाया। विमला जी अक्सर डाइनिंग टेबल पर छोड़ देती थी। ये रही चाबी, आप सुबह ही तो डाइनिंग टेबल पर छोड़ी थी, मैंने संभाल कर रखी थी। चाबी देखते ही विमला जी की रही सही उम्मीद भी टूट गई। उनकी सांसें फूलने लगी। तूने तूने उन्हें बुला भी लिया? विमला जी की आवाज गले में अटक गई। ठीक उसी वक्त डिंग डोंग दरवाजे की घंटी बजी। उस शांत कमरे में घंटी की आवाज विमला जी को किसी खतरे के सायरन जैसी लगी। स्नेहा के चेहरे पर एक विजय मुस्कान आ गई। वो उठी, लो आगे बोलो। मोहित आप मम्मी जी को पानी पिलाइए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। स्नेहा ने दरवाजा खोला। सामने बैंक के कपड़े पहने 2 अधिकारी और एक सर्टिफाइड सुनार अपने औजारों का बैग लिए खड़े थे। असल में ये स्नेहा ने पहले से तैयार किए हुए लोग थे। आसिफ उसका चुगलवाना था। अब विमला जी सोई पर बोझ बनकर बैठी थी। उन्हें पता था कि अगले 15 मिनट में उनकी इज्जत का जनाजा निकलने वाला है। ड्राइंग रूम में सन्नाटा ऐसा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। बैंक के अधिकारी जो असल में स्नेहा के सेट किए हुए लोग थे, सोफे पर बैठे थे। सुनार ने अपनी छोटी सी मेज सजा ली थी। कसौटी पत्थर, एसिड की बोतल और मैग्नीफाइंग ग्लास। मोहित ने अपनी माँ की ओर देखा जो पसीने तरबतर थी। मोहित बोला, माँ क्या कर रही हैं? खोलिए ना जाकर, देर हो रही है। विमला जी के हाथ कांप रहे थे। मरती क्या ना करती, उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से बंधी चाबी निकाली और लोकर खोला। कांपते हाथों से वो मखमली लाल डिब्बी निकाल कर लाई। डिब्बी खुलते मोहित की आंखों में चमक आ गई। अंदर वही भारी हार और कंगन रखे थे। मोहित गर्व से बोला, देखिए सर, 50 तोले शुद्ध सोना है, मेरे ससुर जी ने दिया था। इसकी वैल्यूएशन कम से कम 30-40 लाख तो होगी। सुनार ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक कंगन उठाया, उसे गौर से देखा, फिर उसे कसौटी पत्थर पर जोर से घिसा। फिर उसने एक बूंद एसिड उस पर डाला। कमरे में मौजूद उसकी सांसें थमी हुई थी। एसिड डालते सुनहरे कंगन पर काला निशान पड़ गया और हरा धुआं सा उठने लगा। सुनार ने कंगन मेज पर पटका और चश्मा उतारते हुए गंभीर आवाज में बोला, सर आप हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बैंक नकली जेवर पर लोन नहीं देता। मोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहित हैरानी से बोला, क्या नकली? आप क्या कह रहे हैं? ये शुद्ध सोना है। सुनार बोला, सर ये शुद्ध पीतल है जिस पर सोने का पानी चढ़ाया गया है, जिसकी कीमत 50 लाख नहीं, बाजार में मुश्किल से 5,000 रुपए है। ये कबाड़ है। ये बोल वो गुस्से से वहां से चले गए। वही सभी लोग वहां पर सन थे। उनके जाते ही मोहित ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ ये क्या है?
विमला जी को यही मौका चाहिए था। उन्होंने तुरंत अपनी छाती पीटना शुरू कर दिया। विमला जी बोली, हाय राम, मुझे तो लूट लिया। तेरे धोखेबाज ससुर ने हमें ठग लिया मोहित। शादी में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और बेटी को पीतल थमा दिया। हमें क्या पता था कि हम इतने साल से लोकर में कबाड़ सजाकर बैठे हैं। हाय, कैसी धोखेबाज बहू और समधी मिले हमें तो। विमला जी ने सोचा कि मोहित इमोशनल होकर उनकी बातों में आ जाएगा और सारा गुस्सा स्नेहा और उसके पिता पर निकाल देगा। मोहित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो स्नेहा की तरफ मुड़ा। स्नेहा, ये क्या मजाक है तुम्हारे पापा का? स्नेहा अपनी जगह से हिली नहीं। उसके चेहरे पर दुखी का नाटक अब खत्म हो चुका था। उसने अपनी जेब से अपना स्मार्टफोन निकाला। स्नेहा बोली ठंडी और सख्त आवाज में, मोहित, मेरे पापा को एक शब्द बोलने से पहले जरा एक वीडियो देख लीजिए। स्नेहा ने फोन का स्क्रीन मोहित के सामने किया। वीडियो प्ले हुआ। ये एक सीसीटीवी फुटेज था। लोकेशन शर्मा ज्वेलर्स, वही दुकान जहां विमला जी अक्सर जाती थी। तारीख 6 महीने पुरानी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि विमला जी काउंटर पर बैठी हैं। वो अपने बैग से वही असली हार और कंगन निकाल रही हैं। वीडियो में विमला जी की आवाज गूंजी, सुनो भैया, ये बहू का असली सेट तुम रख लो और उसके बदले मुझे कैश दे दो। मेरी बेटी सालनी को कार लेनी है और हाँ, बिल्कुल ऐसे ही दिखने वाला एक नकली सेट बना देना ताकि उस बेवकूफ बहू को और मेरे बेटे को पता न चले। दुकानदार ने पूछा था, माताजी अगर पकड़े गए तो? विमला जी वीडियो में हंसते बोली, अरे कौन पकड़ेगा, मैं कह दूंगी उसके बाप ने नकली दिया था। मेरा बेटा तो मेरी ही सुनेगा। वीडियो खत्म हुआ। कमरे में अब जो सन्नाटा था वो किसी कब्रिस्तान से कम नहीं था। मोहित अपनी माँ को ऐसे देख रहा था जैसे आज उसने उन्हें पहली बार देखा हो। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि घृणा और आत्मविश्वास था। मोहित बोला टूटी हुई आवाज में, माँ, आपने आपने मेरे भरोसे का ये सिला दिया। आपने सिर्फ स्नेहा का सोना नहीं चुराया, आपने मेरी नजरों में अपनी इज्जत भी बेच दी। बिमला जी अब कुछ नहीं बोल पाए। उनका चेहरा शर्म से झुक गया था। उनका बाप का इल्जाम लगाने वाला पैतरा उन्हीं पर उल्टा पड़ गया था। स्नेहा आगे बढ़ी। अब घर की कमान उसके हाथ में थी। मोहित, मैं पुलिस केस नहीं करूंगी क्योंकि बदनामी हमारे घर की होगी, लेकिन मेरा एक फैसला है। स्नेहा ने अपनी सास की पाचकर का बिना किसी देर उनकी आंखों में देखकर, मम्मी जी, अभी इसी वक्त अपनी लाडली सानी दीदी को फोन लगाइए। मुझे नहीं पता कि वो कार बेचे, लोन ले या किडनी बेचे, लेकिन 24 घंटे के अंदर मेरा वो असली सेट 1-1 ग्राम सोना मेरी अलमारी में वापस चाहिए। अगर कल शाम तक सोना नहीं आया तो ये वीडियो साले दीदी के ससुराल वालों के पास और आपके किटी पार्टी ग्रुप में होगा। विमला जी ने कांपते हुए सिर हिलाया। उनकी चालाकी सब धुएं में उड़ गई थी। स्नेहा ने मेज के लॉकर से चाबी उठाई और अपनी साड़ी के पल्लू से बांध दी। स्नेहा चाहते बोली, और हाँ, आज के बाद इस घर की तिजोरी और लॉकर की चाबी मेरे पास रहेगी क्योंकि घर की लक्ष्मी को गिरवी रखने वाले तिजोरी के हकदार नहीं होते। स्नेहा अपने कमरे में चली गई। पीछे रह गए मोहित जो सिर पकड़े बैठा था, वो विमला जी जो अपनी ही खोदी हुई खाई में गिर चुकी थी। अगली शाम के ठीक 6 बज रहे थे। स्नेहा इत्मीनान से सोए पर बैठकर चाय पी रही थी। लॉकर की चाबी अब उसकी कमर में लटक रही थी। मोहित पास से सिर झुकाए बैठा था और विमला जी दरवाजे की तरफ बार बार ऐसे देख रही थी जैसे कोई कयामत आने वाली है। तभी दरवाजे पर जोर से ब्रेक लगाने की आवाज आई। कुछ पलों बाद सालनी आंधी की तरह घर के अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा उतरा हुआ था, बाल बिखरे और आंखों में गुस्सा और लाचारी दोनों थी। साली ने हाथों में पकड़ा हुआ एक बैग और जोर से टेबल पर पटका। सालनी चीखते बोली, ये लो तुम्हारा मनो सोना, खुश हो अब, चैन मिल गया कलेजे को। स्नेहा ने चाय का कप टेबल पर रखा। उसने सालनी के गुस्से पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बहुत ही शांति से उठी और बैग खोलकर वो असली लाल मखमली डिब्बा बाहर निकाला। डिब्बा खोलते ही सोने की वही चमक बाहर आई जो स्नेहा के पिता के प्यार की चमक थी। स्नेहा ने एक एक गहना चेक किया। उसने वो हार उठाया और उस टेढ़े लाल नग को गौर से देखा। फिर कंगन का वो डेढ़ चेक किया। सब कुछ असली था। स्नेहा बोली, वो भी मुस्कुराते हुए, शुक्र है सब कुछ सही सलामत है, वरना मुझे लगा था कि शायद कोई टुकड़ा कम होगा। सालनी का सब्र टूट गया। वो रो पड़ी। सालनी रोते बोली, तुम्हें पता है मुझे क्या करना पड़ा? मुझे अपनी नई कार औने पौने दाम में डीलर को वापस बेचनी पड़ी। 2 लाख का नुकसान हुआ है मुझे। मेरे पति मुझसे 1000 सवाल पूछ रहे थे कि अचानक पैसे की क्या जरूरत पड़ गई। मुझे झूठ बोलना पड़ा कि मेरे मायके में इमरजेंसी है। तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया भाभी। विमला जी भी अपनी बेटी को रोता देख सकने लगी। देख लिया स्नेहा, अपनी ननद को रुलाकर तुझे बहुत शांति मिल रही होगी ना? स्नेहा ने डिब्बा बंद किया और बहुत ही कड़क आवाज में जवाब दिया, दीदी, कार बिकी है, शुक्र मनाइए कि आपकी इज्जत नहीं बिकी।
स्नेहा ने अपनी सास और ननद दोनों को एक साथ देखा। अगर वो वीडियो आपके ससुराल पहुंच जाता तो शायद आज आप कार नहीं बल्कि अपना घर छोड़कर यहाँ खड़ी होती। 2 लाख का नुकसान आपको दिख रहा है, लेकिन मेरे पिता ने जो 50 लाख का सोना दिया था उसका क्या? वो चोरी नहीं थी। साले और विमला जी चुप हो गई। कड़वा सच उनके सामने था। स्नेहा ने वो डिब्बा अपनी माँ की गोद में रखा और मोहित की तरफ देखा। स्नेहा बोली, मोहित, सोना वापस आ गया। अब इस घर में शांति रहेगी, लेकिन शर्त मेरी होगी। फिर वो सालनी की तरफ मुड़ी। दीदी, पानी पी लीजिए, और अगली बार जब आप मायके आए तो बहन बनकर आइएगा, लुटेरी बनकर नहीं, वरना अगली बार मेरे पास वीडियो के अलावा पुलिस का नंबर भी होगा। इतना कहकर स्नेहा ने वो डिब्बा उठाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। पीछे सालनी सोफे पर गिरकर रोने लगी और विमला जी उसे चुप कराने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई। आज उस घर की दीवारों ने देख लिया था कि असली मालकिन कौन है।